तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लगातार हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट बने हुए हैं। गरिमा जी, आपके पास यहाँ पर आऊंगी और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी का यही कहना है कि यदि ये प्रदर्शन कुछ समय पहले किया जाता तो कांग्रेस की जो आज हालत है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी चुनौती केवल भाजपा नहीं, आम आदमी पार्टी से भी तगड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है आगामी चुनावों में, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रदर्शन है जनता के लिए भी, जनता की भलाई के लिए भी यदि किए जा रहे हैं, तो यदि आपने पहले से किए होते तो आपकी स्थिति और बेहतर हो सकती थी राज्य में? को बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। हम भाजपा की तरह दूरदर्शी नहीं है, हम भाजपा की तरह विध्वंसकारी नहीं है। भाजपा ने जिस तरह से पांचों राज्यों के जी चुनाव गरिमा जी, में विध्वंसकारी ना होना तो अच्छी बात है, लेकिन दूरदर्शी नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। हम अदूरदर्शी नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि हमने परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया। आप देखिए, जब कोरोना की लहर अपने पीक पर है तो उस वक्त किसी भी तरह के प्रदर्शन का कोई मतलब बनता ही नहीं था, लेकिन हमने पेट्रोल डीजल के रेट्स पर लगातार मुखर होकर आवाज उठाई। हमने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई। हमने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के अंतर्गत, जो हमारा पिछले 2-3 साल से ये मुहिम चल रही है, उसमें हमने स्पीक अप फॉर पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक के नाम से हमने ये मुहिम सोशल मीडिया पे चलाई। अब हमको क्योंकि सामान्य स्थिति लग रही है प्रदेशों में, एटलीस्ट सरकारें तो यही प्रोजेक्शन दे रही हैं कि स्थिति सामान्य की ओर अग्रसर हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमने प्रदर्शन का समय रखा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप फिर से आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि 5 राज्यों के चुनाव जब तक नतीजे नहीं आए थे, उस तारीख को आप नोट कर लीजिए, शायद 3 मई वो तारीख थी। 3 मई तक वो कोई रेट्स में बदलाव नहीं हुआ, स्थिर रहे, और 4 मई से रेट्स अचानक से फिर से आसमान छूने लगे। यानी कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक भाजपा को कुर्सी की, सत्ता की, ये इनके इन प्रकार इनको सत्ता चाहिए, तो ये प्राइस छूते भी नहीं है पेट्रोल और डीजल के। और जैसे ही एक तरफ नतीजे घोषित हुए, इन्होंने दूसरे दिन ही, अगर आप ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रही हूँ कि आप अगर नोटिस करेंगी तो 4 मई से ये बढ़ने शुरू हो गए थे। मुझे लगता है आपने विनय गोयल जी को आज का टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि विनय गोयल जी पेट्रोल डीजल पर कुछ बोले ही नहीं। सरकारों के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है, अगर हम आकलन लगाएं, अगर 71-72 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है हमारे देश को कच्चा तेल, तो प्रत्येक लीटर हमें 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए और 21 रुपया लीटर हमको डीजल मिलना चाहिए, अगर हम उसमें से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब काट दे तो। लेकिन आज हालात यह है कि 102, 103 पहुंच गया कुछ राज्यों में। उत्तराखंड में 100 टच करने वाला है पेट्रोल। जी लेकिन गोयल जी लगातार कोरोना महामारी पर बोल रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं कि इन्होंने जी कोरोना महामारी में क्या कार्य जी, किए, क्या। पेट्रोल पर भी उनकी राय हम ले लेते हैं, लेकिन गरिमा जी 21 और 35 तो आपके राज में भी नहीं था, भाजपा से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जी विजय गोयल जी। मैं जी आकलन की गरिमा बात, जी आपके पास आऊंगी, गरिमा जी आपके पास भी आऊंगी। विजय गोयल जी, आज में 142, 145 डॉलर प्रति बैरल गया है। मैं आज की बात कर रही हूँ। 71-72 डॉलर प्रति बैरल जब मिल रहा है कच्चा तेल, तो ऐसे में आम आदमी को 21 रुपया और 35 रुपया मिलना चाहिए डीजल और पेट्रोल पे। लेकिन इनको क्योंकि अपने खजाने भरने, एक तरफ ये राहत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये क्योंकि फ्री जी वैक्सीन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, गरिमा जी आपके पास आऊंगी वापस, विजय जी को इस पर कुछ जवाब देना है। जी विजय जी, गरिमा जी का कहना है कि कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है, चाहे तो सरकार कम कर सकती है, जरूरी नहीं है कि इसी समय सरकारी खजाने को भरा जाए। लिए राजस्थान में पेट्रोल पर वैट सबसे ज्यादा है पूरे देश में, तो पंजाब में वैट सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में वैट सबसे ज्यादा है, और इन्होंने जो असली लूट हो रही है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां लूट हो रही है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने पूरे शासन काल में इतने लोगों को निशुल्क राशन और वैक्सीन नहीं दी होगी जितनी की इन 2 साल के अंदर अंदर मोदी जी की सरकार ने दी है, जो उनकी सेवा के कार्य किए हैं। तो निश्चित रूप से जो काम अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसको भी जनता के सामने लाना आवश्यक होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, हालांकि अविकल भाई हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मेरी बात को काटा है, लेकिन मैं दोबारा उस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप ये देखिए कि पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो उस समय
किसी की गाड़ी कितनी चल रही है और किसी के कार कितनी चल रही है, उसका पेट्रोल कितना कंज्यूम हो रहा है, ये भी देखने की बात है। लेकिन हम तर्क करने के लिए कोई भी विषय कर सकते हैं और किसी भी तर्क को किसी भी तरह से हम काट सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो पेट्रोल डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्टों के भाव का विषय है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने राज्यों में सबसे पहले वैट कम करके देश की जनता के सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो वो जी जी विजय गोयल जी, ठीक है, आदर्श आप भी तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए तो ठीक है, कांग्रेस को भी कम करना चाहिए। मुंबई में भी तेल 100 के पार है, उनको भी करना चाहिए जरूर उनकी सरकारें। लेकिन आदर्श जरूरी नहीं कांग्रेस प्रस्तुत करे, आप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके पास आऊंगी, आप दोनों के पास। अविकल जी आपके पास यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस और भाजपा की वही लड़ाई जो हम हमेशा देखते आए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में उन्हें कम करना चाहिए, जबकि हम सबका ये कहना है कि भाजपा ने यदि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ राहत दी होती तो इस महामारी के दौर में जनता को राहत मिली होती। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं और 2022 के चुनाव से जोड़ रहे हैं और महंगाई से आपने स्टार्ट किया है, मैं ये बता दूं कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर पहला मुद्दा होगा कोरोना। उसमें भाजपा सरकार ने क्या किया, अच्छा किया तो उससे नंबर मिलेंगे, नहीं कर पाई तो उसके नंबर घटेंगे। दूसरा मुद्दा आता है महंगाई का, जो आप अपने चैनल पे आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि महंगाई का क्या आलम है। महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें कभी भी किसी भी वक्त कमी नहीं आई है, चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे बाकी खाने की चीजें। तीसरा जो बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बनेगा, ये बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, पलायन और बेरोजगारी। तो इन 3-4 जो मुद्दे हैं प्रमुख, इन मुद्दों पर 2022 का उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव केंद्रित होने जा रहा है। और हमारी विनय गोयल भाई साहब से ये अपील है, ये अनुरोध है कि आपके नए नए मुख्यमंत्री आए हैं, अभी उन्हें जमना है, वो जैसी जमने लगेंगे चुनाव सर पे आ जाएंगे। पहले वो कुंभ में उलझे, अब वो कोरोना में उलझ गए हैं, आगे और भी कई चीजें हैं। कई आंदोलनकारी संगठन सड़क पर है। आपके तीर्थ पुरोहित चारधाम में आज उन्होंने काली पट्टी बांधकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर दिया है। उपनल वाले सड़क पे आए थे, मनरेगा वाले सड़क पे, एनएचएम वाले सड़क पे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सड़क पे, महंगाई का मुद्दा अलग सर उठाए हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि अगर चुनाव में आप बेहतर करना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, तो उनको ये सही राय दीजिए कि आप कैसे कैसे, आप ये ना गिनाइए कि राजस्थान में वैट कितना है, पंजाब में कितना है, महाराष्ट्र में कितना, वहां कांग्रेस भुगतेगी जब उसका समय आएगा। अभी तो आपका टाइम है, यहाँ पे आपको भुगतना है 2022 का चुनाव। अगर आप सही राय देंगे, देखिए व्यापारी बहुत नाराज रहे। व्यापारी, आप बताइए, दिल में हाथ रख के व्यापारी नाराज नहीं है इस समय बीजेपी से? आपके विधायक राजपाल ठुकराल के खिलाफत नहीं करी उन्होंने, कल गणेश जोशी जी की खिलाफत नहीं भी, जहाँ पे मलबा आ गया आपदा का। तो ये सारी चीजें बताती है कि जनता आक्रोश पे है, और भी मंत्रियों का विरोध हो रहा है, और भी विधायकों का विरोध हो रहा है। अभी आपका रुड़की के पास के जो विधायक है, वो वीडियो वायरल हुआ था, जनता ने कह दिया था कि बताएंगे तुम्हें, अब नट लेके बताएंगे। तो ये सारी चीजें शो कर रही है कि इस समय जनता का मूड बहुत ही नाराजगी भरा है। इस नाराजगी को आप दूर करिए। आप जो उपाय कर सकते हैं जनता को राहत देने के लिए, आपके यहाँ टीका नहीं है, चालान जनता का हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और चालान जनता ही झेल रही है। 100 रुपए का, 200 रुपए का, हर जगह पर्ची कट रही है। लेकिन आपके यहाँ जो बैकलॉग डेथ आ रही है, जो मौतें छुपाई जा रही है, किसी बड़े अस्पताल का चालान हुआ है या बंद हुआ है या कलाक्षेत्र रद्द हुआ है, आपका कोई अधिकारी उनका निरीक्षण करने गया है? हर बार जनता पर ही पड़ रही है। सुबह आप सब्जी लेने निकल रहे हैं तो आपका चालान की पर्ची कट जा रही है। जगह जगह दुपहिये रोके हुए हैं, कारें रोकी हुई है। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप चुनाव में बेहतर करना चाहते हैं, कोरोना काल में जनता पहले ही बहुत नाराज है, उसको आप राहत दीजिए किसी भी तरीके से। व्यापारी परेशान है, उसको भी राहत दीजिए। जी बिल्कुल। विजय गोयल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहें, जिस तरह से अविकल जी ने कुछ बातें उठाई हैं कि भाजपा को यदि 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं समेटना होगा और जनता की राहत के लिए कुछ करना होगा, क्या कहना है आपका इन तमाम विषयों पर? तो अविकल भाई बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अध्ययन मनन के बाद वो कोई बात रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे विषय, अगर जनता में कोरोना जैसी बीमारी
जनता में क्या हमने आप में से किसी ने इस पूरी सदी में देखी नहीं थी? इस प्रकार की जो महामारी आई है, तो निश्चित रूप से जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी तो जनता इस बारे में जरूर विचार करेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और सरकार होती, प्रकार से इसे मैनेज कर पाती, किस प्रकार से बाजार में महामारी मच जाती और किस प्रकार हो जाते, किस प्रकार से जो लूट की परंपरा पुरानी सरकारों की रही है, किस प्रकार से वो देखने को मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भरसक प्रयत्न करके सारी चीजों की उपलब्धता को बनाए रखा है और जनता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उनके निःशुल्क इलाज कराए गए हैं सरकारी अस्पतालों में, आगे भी उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। 80 करोड़ लोगों के लिए दिवाली तक निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आजादी के बाद से लेकर आज तक इतनी बड़ी राहत की घोषणाएं या राहत के काम, केवल घोषणा नहीं, राहत के काम कभी नहीं हुए हैं। जनता इसका भी आकलन करेगी। निश्चित रूप से जब कोई परेशानी आती है, अगर हमारे घर में भी कोई बीमार हो जाता है तो परेशानी आती है और हम गुस्सा भी होते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब परेशानी के बाद हम विचार करते हैं कि इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसने किया, कैसे परिवार को संभाला, कैसे देश को संभाला, तो जनता पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा सेवा की कोरोना काल में और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहुत अच्छी तरह से राहत पहुंचाई और जो सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और भारत ने की। जी बिल्कुल। गरिमा जी, विनय गोयल जी को तो साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। अब कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं ये आगामी 2022 का चुनाव बताएगा। आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये कि जिस तरह से प्रदर्शन की आपने शुरुआत की, आपका मानना है कि कोरोना महामारी के बाद अब समय ऐसा आया है कि आप जनता के बीच में उतर सकते हैं। ऐसे में अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? पार्टी हर जनता के मुद्दे को उठाएगी, सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। हम मनरेगा कर्मचारियों के बीच में भी गए, उनके धरने में भी गए, शरीक हुए। सरकार से हमने ओपनल कर्मचारियों के लिए निवेदन किया, एनएचएम के साथ हम खड़े दिखाई पड़े और उनकी जेन्युइन मांगों को हमने मानने के लिए सरकार से आग्रह किया। हम कोई वो पटल नहीं छोड़ना चाहते जहां हम सरकार को चेताने का प्रयास ना करें। हम राज्यपाल महोदया से मिले प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर। तो ऐसे में जो विनय गोयल जी यहाँ पर योजनाओं और घोषणाओं की बात कर रहे हैं, अभी 80 करोड़ जनता को अन्न देने की बात कर रहे हैं, अनाज देने की बात कर रहे हैं। घोषणा पिछले साल भी हुई थी पहली लहर में 20 लाख करोड़ के पैकेज की। वो दूरबीन से भी देखने पर वो 20 लाख करोड़ का पैकेज कौन से प्रदेश में गया, किस मद में गया और कहाँ यूज हुआ, वो पता नहीं चल पा रहा है। वैसे ही अभी फिर वही बात है कि पेड़ पे कटहल अभी पेड़ पे ही है और हाथ में ये तेल लगा के बैठ गए हैं। तो वो वाली कहावत को ये चरितार्थ करते हैं। अभी अनाज देने की बात कही गई है और ये बातें बहुत बड़ी बड़ी मोदी जी की हमने बिहार में भी देखी। 40,000 करोड़ के पैकेज की बात हमने सुनी थी जब बिहार में चुनाव चल रहा था। जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं, अब जब देखिए उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है तो यहाँ ये कुमाऊं में घोषणा कराए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी कि मैं कुमाऊं के लिए एम्स जो है उसको पारित करवा के ले आया हूँ। मैं विनय गोयल जी को बताना चाहती हूँ देश में 16 एम्स हैं और राज्य बहुत सारे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ एक से ज्यादा एम्स हो। तो एक छोटे उत्तराखंड राज्य को क्यों भ्रम में डाल रहे हैं आप? क्योंकि कुमाऊं में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाजपा को, तो कुमाऊं के लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं देखिए इनकी जो कोरी घोषणाएं और योजनाएं होती हैं, 2 लाख करोड़ की नौकरियां हमने सालाना की घोषणा सुनी थी, 15 लाख करोड़ की बात सुनी थी, काला धन वापस आने की बात सुनी थी, बहुत सारी बातें हमने ऐसी सुनी जो धरातल का मुंह भी नहीं देख पाई। और वही आज मैं पूछना चाहती हूँ, प्रकाश जावड़ेकर हो या आपके स्मृति ईरानी हो, सुषमा स्वराज हो, हेमा मालिनी हो, वो सब आपको सड़कों पर ही दिखा करती थी जब हम सत्ता में थे। और आज इनको सांप सूंघ गया जब केवल 400 का सिलेंडर था, तब ये सिलेंडर सर पे उठाए घूमते थे। 1000 का तो और वजनी हो गया है, शायद इसलिए इनसे उठ नहीं रहा। जी बिल्कुल। लेकिन विजय गोयल जी, यहाँ पर गरिमा जी का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हर छोटे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरा करती थी और उसको लेकर, लेकिन महंगाई को लेकर, जिस महंगाई को लेकर भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे और जिसको लेकर आपने अपने पिछले इतिहास में देखा भी कि सरकारें जाती हुई भी नजर आई हैं, ऐसे में इस महंगाई के मुद्दे को साधने के लिए, साथ ही साथ जनता को राहत देने के लिए कुछ तो प्रयास कहीं से होना चाहिए। केवल हर जगह से जहां से भी सुनने में आ रहा है, चाहे हम देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, कहीं पर भी ठोस तौर पर कुछ जनता की राहत के लिए नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, जो कोई देखना ना चाहे तो उसको निश्चित रूप से कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो देखना चाहते हैं उनको दिखता भी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकारें कितना सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो वो ये बेरोजगारी की दर में बता राष्ट्रीय दिया आपका काम, बेरोजगारी की दर देख ली गरिमा होगी आपने। गरिमा जी, इतनी गरिमा रक्षा कीजिए कम से कम मेरे साथ डिबेट में, कि मैं ना आपके समय में बोलता हूँ ना आप मेरे समय नहीं में नहीं, विपक्ष का प्लीज। जवाब, नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं प्लीज, जी नहीं हाँ, नहीं गरिमा जी बात पूरी कर लेने दीजिए विजय जी को। जी 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 विजय जी, सुधार लीजिए। विपक्ष मेरे साथ कम से कम आप ऐसा मत कीजिए कि आप बेरोजगारी कम से जी कम गरिमा जी आपके पास वापस आएंगे, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी विजय जी। करते हैं, लोग पसंद ही करते हैं। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, आपने जरा प्रोफाइल जाके देखे, लोग पसंद नहीं करते हैं इसको। आप अपना प्रोफाइल देखिए जाके, लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं। मेरा तो मैं आपसे प्रोफाइल नहीं जी नहीं, जी 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 पर्सनल कमेंट्स पे ना जाए विजय जी, अपनी बात रखें आप। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह की डिबेट लोग पसंद नहीं करते हैं। शांति से बात मैंने आप तो कोई अनर्गल बात, मैंने कोई नहीं अनर्गल बात आपसे नहीं, नहीं तो कही, आप बीच में नहीं आप बीच में आ रहे हो ना, बीच में जी जबरदस्ती जी बताइए जी आप विजय अपनी- जी गरिमा जी आपके पास आएंगे। अविकल जी हमारे साथ लगातार बने हैं। जी अविकल जी, लगातार मुद्दा हमारा यही था कि पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जनता को राहत नहीं मिली है और कांग्रेस को भी 4 साल बाद अब नींद टूटी है, उसको लेकर अब प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2022 के लिए किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2022 में आप भी जो है वो उत्तराखंड में एक बेहतर कंटेंडर बनकर निकल कर आ रही है, जिस तरह से दावा किया है कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस तमाम प्रदर्शन के बाद और इस तरह की महंगाई बढ़ने के बाद क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आ सकता है उत्तराखंड में? ये सवाल मुझसे है क्या? जी अविकल जी। ठीक है। देखिए, अभी तक उत्तराखंड में जितने भी चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव 2002 से लेके 2017 तक, उसमें भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, यूकेडी, इन्हीं कम से कम, समाजवादी पार्टी हालांकि कभी वो कोई सीट नहीं जीती, बाकी जो 4 मैंने दल गिनाए पहले, इनके बीच मुख्य मुकाबला हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। पूरी 70 सीटों पे संभवतः मुझे जहां तक याद है यूकेडी ने भी नहीं लड़ा होगा और बहुजन समाज पार्टी ने भी शायद 70 पे नहीं लड़ा होगा पूरा चुनाव। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और इस कोरोना काल में मैंने देखा, और उससे पहले जो कुछ मुद्दे हुए, एक सेक्स स्कैंडल हुआ विधायक, इनके भाजपा विधायक महेश नेगी का, और एक चैंपियन का एक मामला हुआ था जिन्होंने रिवॉल्वर उठा के कई सारी बातें की थी। शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों को लेके जमीन पर संघर्ष भी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता कम है, अभी नेता भी कम है, लेकिन मुद्दे हैं। और अपने जो सीमित संख्या उनकी कार्यकर्ताओं की है, उनको लेकर वो एक रास्ता तलाशने की कोशिश उत्तराखंड में कर रहे हैं। क्योंकि बीच में कोरोना आ गया है, तो इस कोरोना काल में कांग्रेस एज वेल एज आम आदमी पार्टी दोनों के ही धरना प्रदर्शन में काफी कमी आई। यूकेडी बहुत ज्यादा हमें सड़कों पर नहीं नजर आई, ना वो दिखती है, और बहुजन समाज पार्टी भी बिल्कुल नहीं दिखती है। तो अभी जो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं उसमें कांग्रेस नंबर 1 पे कर रही है। सड़क पे जो संघर्ष कर रहे हैं उस पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है, और लगभग उसके आसपास यूकेडी भी कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत संघर्ष करती नजर आ रही है। यूकेडी का ऐसा कोई राज्य व्यापी कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, जिले में या शहरों में थोड़ा बहुत वो कर रहा है। तो 2022 का जो आपने सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, आम आदमी पार्टी 2 मुद्दों को लेकर चल रही है। बिजली पानी माफ जो उन्होंने दिल्ली में करा, वही मुद्दा लेके उत्तराखंड में भी आ रही है। अभी तक उन्होंने जो कहा है केजरीवाल जी ने या उनके बाकी जो नेता लोग हैं, बिजली पानी माफ, तो ये एक ऐसा मुद्दा है। और स्कूलों की दशा हम सुधारेंगे जैसे हमने दिल्ली में सुधारी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है। कई जगह बच्चे ही नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को बंद करने की भी बात आई कि ऐसे जहां 10 से कम बच्चे हैं उनको हम बंद कर दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी ने जो ये 2-3 मुद्दे सामने रखे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव के लिहाज से बड़े कैची मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेके वो
भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर, दोनों पर प्रहार करने की स्थिति में है और उनके नेता केजरीवाल ने प्रहार किया भी। जी अब आप उत्तराखंड की जमीनी अगर राजनीतिक स्थिति में आए तो पार्टियां जो चुनाव जीतती है अपने कैडर से जीतती है, अपने संगठन से जीतती है, अपने बूथ कार्यकर्ता के दम पे जीतती है। इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। अभी उनके पास ऐसे बड़े नामचीन नेता भी नहीं आए हैं कि जो पूरे उत्तराखंड में असर रखते हो। कोई एक विधानसभा में रखता होगा असर, कोई दो में रखता होगा, और ना ही अभी ऐसा, हालांकि उन्होंने कहा कि हम अभी उनके 70 विधानसभा में रथ भी घूमे थे, उन्होंने शायद 1 या 2 लाख का लक्ष्य रखा था मेंबर बनाने का, वो उनका पूरा भी हो गया है। वो काम भी कर रहे होंगे अपने गांव में, लेकिन अभी वो स्थिति ऐसे सामने नहीं आई है। 1 to 1 जैसे कैडर बीजेपी का है इस समय, जो कैडर मजबूत है, कैडर मजबूत जो सबसे ज्यादा है वो बीजेपी का है बूथ के लेवल तक उत्तराखंड में। अभी इनके सबसे बड़े नेता दूसरे नंबर के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड आए, वो 48 50 52 घंटे यहाँ रहे, वो मुख्यमंत्री से मिले, वो कार्यकर्ताओं से मिले, मोर्चे के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बैठक करी, वो सभी विधायकों से मिले, वो सभी सांसदों से मिले हैं, कई लोगों से उन्होंने बात करी, संघ से उन्होंने बात करी। और मुझे लगता है कि वो एक रोड मैप यहाँ पे आने के बाद उन्होंने तैयार किया है, और वो रोड मैप उन्होंने तीरथ सिंह रावत जी को अभी जब दिल्ली गए थे उन्हें सौंप दिया कि इसको इस तरीके से अब हमें आगे बढ़ना है, जो मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में अभी एक बड़ी उलझन है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है, उनके पास कुछ नेता है, कुछ नेता बीजेपी में चले गए, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके पास नेता नहीं है, उनके पास हर विधानसभा में ठीक ठाक नेता है। लेकिन सबसे बड़ी कांग्रेस की अभी दिक्कत ये है कि कांग्रेस अभी ये मैसेज नहीं दे पा रही है कि हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वहाँ चेहरे की वकालत को लेके अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है। नहीं, अविकल जी कम शब्दों में अपना जवाब खत्म करिए, हमारे पास समय की कमी बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि नेता का चेहरा घोषित हो, तो ये जो तमाम समीकरण इन दोनों तीनों पार्टी के जो बन रहे हैं उसमें आने वाले कल में, अभी मैं नहीं कह सकता, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर कोरोना की रफ्तार कम हुई और अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आए उत्तराखंड में, और उसके बाद के अगर हम प्रदर्शन देखें और जो केजरीवाल की पार्टी जो यहाँ सर्वे कर रही है उससे क्या निकल के आ रहा है, कांग्रेस के खिलाफ लोगों की कितनी नाराजगी है, उसके बाद आम आदमी। बिल्कुल अविकल जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार। और इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। शाम 5:30 बजे का समय नियत किया गया था, तय किया गया था राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें कि सुबह 1:30 बजे का समय तय था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात लंबी होने के चलते इस समय में बदलाव किया गया था। 5:30 बजे का समय तय किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला आप राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हुए देख सकते हैं। लगातार दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज सुबह से राजधानी दिल्ली में लगातार हलचल बनी हुई थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद 1.5 घंटे लंबी चर्चा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे। वहां पर उनसे बातचीत की। माना यह जा रहा था कि 1 घंटे की बैठक होगी, लेकिन बैठक लंबी होने के चलते समय अवधि को बढ़ाया गया, और इसके साथ ही साथ अब सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ा है। 5:30 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए। के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। दिल्ली में इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए भी चर्चा हुई है, उसके साथ ही साथ संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर भी बातचीत हुई है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का आभार भी जताया, और इसके बाद थोड़ी देर में राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन से राष्ट्रपति से मिलने को रवाना हुए हैं।
राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएम का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ। साढ़े 5 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन से राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 1:30 बजे का कार्यक्रम तय था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में हुई देरी के चलते इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। 5:30 बजे का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसके के तहत यूपी सदन से रवाना हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, कुछ ही समय में मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। यूपी सदन से निकले हैं, आपको गाड़ियों का काफिला हमने दिखाया। और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैठकों का दौर जारी है, पिछले 10 दिनों से लगातार लखनऊ में भी भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी था। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, तमाम विधायकों से बातचीत की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया